सेट करता है, उसके कुछ कीवर्ड्स के बारे में बात करी थी। और आज हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन के एक इंपॉर्टेंट फीचर के बारे में बात करनी है, और वो फीचर क्या है? फेडरलिज्म। मैंने आपको बताया कि हमारे इंडिया में कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम फॉलो होता है? फेडरल सिस्टम फॉलो होता है। प्योर फेडरल सिस्टम फॉलो नहीं होता, इसके साथ क्या ऐड है? यूनिटरी फीचर्स भी एडेड है, यूनिटरी फीचर्स। अब हमें आज की वीडियो में ये देखना है कि हमारी कंट्री में कैसे फेडरल सिस्टम फॉलो होता है, और फेडरल सिस्टम के दो मेन टाइप्स भी हैं जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलते हैं। एक है असिमेट्रिकल फेडरलिज्म, असिमेट्रिकल फेडरलिज्म, और सेकंड है हमारे पास कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। और आज की वीडियो में बस हमें इन दोनों पर ही बात करनी है। और एक्चुअली में आपके जो क्वेश्चंस आएंगे ना, जो आपके क्वेश्चन बनेंगे इस वीडियो से, ये दो क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहला वो आपसे ये पूछ लेगा कि हमारे इंडियन फेडरलिज्म के क्या बताओ, फेडरल सिस्टम है हमारे इंडिया में, इसके कुछ फीचर्स बता दो। क्या बता दो? कुछ फीचर्स बता दो। दूसरा वो क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि असिमेट्रिकल फेडरलिज्म के क्या बताओ, असिमेट्रिकल फेडरलिज्म को एक्सप्लेन करो विद एग्जांपल्स, प्लस एग्जांपल्स दे दो। और सेम इसके लिए किसके लिए पूछेगा? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के भी एग्जांपल दे दो। और यही आज की वीडियो के क्या है? एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो यही है कि व्हाट इज फेडरल सिस्टम। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया हुआ है कि फेडरल सिस्टम क्या होता है, जहां पर हमारी जो पावर है वो किस किस के बीच में डिवाइडेड होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जहां पे पावर्स डिवाइडेड होती हैं, क्लियरली मेंशन्ड होती हैं, उसी को हम क्या बोल देते हैं? फेडरल सिस्टम बोल देते हैं। क्वेश्चन इज, क्या हमारे इंडिया में फेडरलिज्म फॉलो होता है? तो बिल्कुल फॉलो होता है। आपको पता है ना कि हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अपना पूरा स्ट्रक्चर है एडमिनिस्ट्रेशन का, और हर स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन चलाती है। और इवन इंडिया एक यूनिक एग्जाम्पल है, क्योंकि हमारे इंडिया में लोकल गवर्नमेंट भी है। कौन सी? लोकल गवर्नमेंट। पंचायती राज सिस्टम, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये किसके अंडर आता है? ये लोकल गवर्नमेंट के अंडर ही तो आता है। तो क्या हमारे इंडिया में फेडरल सिस्टम फॉलो होता है? बिल्कुल होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यह देखना है कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, वो ऐसे कौन कौन से फीचर्स अपने अंदर रखता है जहां पे हमें फेडरलिज्म का प्रिंसिपल देखने को मिलता है। तो हमें सेकंड क्वेश्चन क्या देखना है? फीचर्स ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। तो उसको करते हैं डिस्कस। तो जो सबसे पहला फीचर है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें फेडरल प्रिंसिपल हमें देखने को मिलता है, वो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे इंडिया में कैसा कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो होता है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो होता है। अब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ना बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके लिए? फेडरल प्रिंसिपल को शो करने के लिए। फेडरल प्रिंसिपल को शो करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि फेडरलिज्म में जो पावर होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिवाइडेड होती है। अब उन शेयरिंग ऑफ पावर्स को अगर क्लियरली मेंशन नहीं है, अगर वो शेयरिंग ऑफ पावर है, शेयरिंग ऑफ पावर या इसको डिवीजन ऑफ पावर, अगर ये इम्प्लिसिटली मेंशन नहीं है, अगर ये क्लियरली विजिबल नहीं है, तो क्या होगा? लास्ट में जाके सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में इश्यूज होने लगेंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स आने लगेंगे, एक दूसरे क्या कहते हैं, ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी कि भाई स्टेट गवर्नमेंट कौन से लॉ, किस चीज पर लॉ बना सकती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट किस चीज पर लॉ बना सकती है। तो इस मिसमैनेजमेंट, माल एडमिनिस्ट्रेशन की सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए क्या जरूरी होता है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट होता है। तो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इट इज अ फीचर ऑफ, लिख देते हैं यहां पे, हम क्या पढ़ रहे हैं? फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, या हम इंडियन फेडरलिज्म भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला फीचर तो ये हो गया। दूसरा हो गया बाइकैमरलिज्म। क्या हो गया? बाइकैमरलिज्म। बाइकैमरलिज्म का मतलब कि अगर हम देखें तो हमारे सेंट्रल लेवल पर आपको लोकसभा भी देखने को मिलेगी और राज्यसभा भी देखने को मिलेगी। अब दोनों देखो यहाँ पे शेयर्ड कैसे हैं, पावर शेयर कैसे हैं। अब लोकसभा में, लोकसभा किसको शो करती है, किसको रिप्रेजेंट करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। यहाँ पे सारे कौन होते हैं? एमपीज होते हैं ना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में लोकसभा में इलेक्ट होकर आते हैं। और जो राज्यसभा है ये किसको रिप्रेजेंट करती है? स्टेट्स को रिप्रेजेंट करती है।
किसको रिप्रेजेंट करती है? स्टेट को। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, क्या उसमें भी स्टेट्स का 50% हिस्सा है कि नहीं है? क्या वहां पे स्टेट्स भी रिप्रेजेंट होते हैं कि नहीं होते हैं? बिल्कुल रिप्रेजेंट होते हैं। तो क्या ये शेयरिंग ऑफ पावर हुई कि नहीं हुई? क्या ये शेयरिंग ऑफ पावर है? बिल्कुल है, ये शेयरिंग ऑफ पावर है, तो ये फेडरलिज्म का फीचर हो गया। थर्ड हम देखेंगे इसका, वो है डिवीजन ऑफ पावर। डिवीजन ऑफ पावर। तो आप हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखोगे ना, तो पावर्स आर डिवाइडेड और बहुत क्लियरली मेंशन किया गया है उसको। आप हमारे शेड्यूल 7 देखोगे ना, शेड्यूल 7 में हमारे पास 3 लिस्ट हैं। एक है हमारे पास यूनियन लिस्ट, एक है हमारे पास स्टेट लिस्ट, और एक है हमारे पास कंकरेंट लिस्ट। इसमें जो है ना, इसमें सब्जेक्ट्स डिवाइडेड है। किसके लिए? लॉ मेकिंग पावर्स इसमें डिवाइडेड है। इसी में टैक्सेशन की फाइनेंशियल पावर्स भी है ना, वो भी इसमें डिवाइडेड है कि हमारे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में फाइनेंशियल पावर्स कैसे रहने वाली हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेंशन है कि इन दोनों की एडमिनिस्ट्रेटिव पावर कैसे रहने वाली है। किन दोनों की? सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस कैसे रहने वाले हैं। ये तीनों तरह की डायमेंशन जो हमारे कहाँ पे मिलती है? कॉन्स्टिट्यूशन में ही देखने को मिलती है। अब बस हमें अपना नेक्स्ट पॉइंट यही समझना है कि कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लेजिस्लेटिव पावर्स को, फाइनेंशियल पावर्स को और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स को सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिवाइड करता है, कैसे शेयर करता है। ठीक है ना? तो ये कहाँ पे सारा मेंशन है? मैंने आपको कहाँ पे मेंशन बताया? ये सारा आपको देखने को मिलेगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जब आप पार्ट 11 देखोगे, पार्ट 11 के 2 चैप्टर हैं। जो सबसे पहला चैप्टर है ना, वो दे रखा है लेजिस्लेटिव रिलेशंस। लेजिस्लेटिव रिलेशंस। और दूसरा आपको उसका पार्ट 11 का ही सेकंड पार्ट आप देखोगे तो वहां पर डिफाइंड है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस। क्या डिफाइंड है? एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस। और पार्ट 12 पूरा एक ही रिलेशंस के लिए डेडिकेटेड है, वो है फाइनेंशियल रिलेशंस की। फाइनेंस रिलेटेड जितनी भी पावर्स होंगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कैसे डिवाइड करेंगे, वो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ने ही मेंशन कर रखा है। अब हम एक एक करके इन तीनों को ही समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम किसको समझेंगे? लेजिस्लेटिव रिलेशंस को। किसके समझेंगे? लेजिस्लेटिव रिलेशंस। लेजिस्लेटिव रिलेशंस को समझने के लिए ना आपको एक चीज समझनी इंपॉर्टेंट है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ना 3 तरह की लिस्ट दी गई है। कितने तरह की? 3 तरह की। सबसे पहली है यूनियन लिस्ट, सेकंड है स्टेट लिस्ट, और थर्ड है हमारे पास कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट। अब देखिए भाई, यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, क्या है इसमें? जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब के ऊपर लेजिस्लेटिव पावर्स। लेजिस्लेटिव पावर्स का मतलब क्या होता है? लॉ मेकिंग पावर। लॉ मेकिंग पावर किसके पास होगी? सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगी। यूनियन लिस्ट में तो किसके पास होगी? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगी। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं भाई, यूनियन लिस्ट में मेंशन है डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, सिटीजनशिप। ये सारे किस में मेंशन है? ये सारे आपको देखने को मिलेंगे कहां पर? ये सारे आपको देखने को मिलेंगे यूनियन लिस्ट पे। तो इनमें, इन डिफेंस में फॉरेन अफेयर्स हो गए, सिटीजनशिप हो गई, और रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट यूनियन लिस्ट में मेंशन है उसके ऊपर लॉ बनाने की पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। ठीक है। नेक्स्ट आता है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट्स मेंशन होंगे उसकी लॉ बनाने की पावर किसके पास होगी? सेम स्टेट गवर्नमेंट के पास होगी। किसके पास होगी? स्टेट गवर्नमेंट के पास होगी। जैसे कि पुलिस आ गया, एग्रीकल्चर आ गया, और जैसे कि लोकल गवर्नमेंट हो गया। लोकल गवर्नमेंट मैंने आपको बताया ना, पंचायती राज सिस्टम और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, ये सारे क्या है? लोकल गवर्नमेंट के एग्जांपल है। अगर लोकल गवर्नमेंट में कोई चेंज लाना चाहते हैं या कोई लॉ उसके लिए पास करना चाहते हैं, वो सारी पावर किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास है। अब इसमें आपको एक लिस्ट और देखने को मिलती है जिसका नाम क्या है? कंकरेंट लिस्ट।
कंकरेंट लिस्ट में भी कुछ सब्जेक्ट्स मेंशन है, जैसे कि एजुकेशन हो गया, क्या हो गया, एजुकेशन हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, मैरिज और डिवोर्स हो गया, ऐसे करके बहुत सारे सब्जेक्ट्स कहां पर भी मेंशन है, कंकरेंट लिस्ट में भी मेंशन है। अब कंकरेंट लिस्ट में मेंशन जो सब्जेक्ट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि इन सब्जेक्ट्स पे लॉ बनाने की पावर दोनों गवर्नमेंट के पास है। स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों गवर्नमेंट क्या है जो इन सब्जेक्ट्स के ऊपर लॉ अपने उसमें बना सकती है। अगर पार्लियामेंट लॉ बनाएगी तो वो ऑल ओवर द कंट्री फॉलो किया जाएगा, और अगर कोई स्टेट बनाएगा तो वो उसी रिस्पेक्टिव स्टेट में फॉलो किया जाएगा। अब मैं यहां से आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं। वो क्वेश्चन ये है कि अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल एजुकेशन है, एजुकेशन पे ही एक ही सब, जैसे एजुकेशन है उस पर ही पार्लियामेंट ने भी लॉ बना दिया, और उसने ही किसी स्टेट लेजिस्लेचर, मान लीजिए किसी राज्य के विधानसभा ने भी उस पर कोई एक लॉ पास कर दिया, तो किसका लॉ माना जाएगा? अब एक ही चीज पे दो लॉ तो नहीं माने जा सकते, तो किसका लॉ प्रिवेल करेगा? तो मैंने आपको बताया ना कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल फीचर्स को तो फॉलो करता है, पर उसके साथ कभी कभार यूनिटरी फीचर्स भी लेके आता है। तो यहाँ पे आप यूनिटरी फीचर का बहुत अच्छा एग्जांपल देख सकते हो कि अगर एजुकेशन पर कोई लॉ बन गया ना, और वो संसद दैट इज हमारी पार्लियामेंट ने भी बना दिया और किसी राज्य की विधानसभा ने भी बना दिया, तो लॉ किसका प्रिवेल करेगा, किसका लॉ माना जाएगा? पार्लियामेंट का लॉ माना जाएगा, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ है वो माना जाएगा। तो इस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिटरी फीचर्स भी देखने को मिलते हैं। एक और क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए क्या आपको इसमें से कहीं भी एआई देखने को मिला? एआई एज अ सब्जेक्ट, अगर मान लीजिए अभी हमारे देश में एआई दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर कोई लॉ बनाने की जरूरत है, तो वो लॉ बनाने की ताकत किसके पास है? या मैं उन सभी सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूं जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया। 1950 के बाद क्या और सारे सब्जेक्ट्स नहीं आए होंगे जिस सब्जेक्ट के ऊपर हमारे देश में कानून बनना चाहिए या लॉ बनने की जरूरत होगी? तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के भी दिमाग में यही क्वेश्चन था कि उन सारे सब्जेक्ट्स के लिए हम क्या करें जो सब्जेक्ट अभी तो नहीं है पर फ्यूचर में इंडिया इसको फेस करेगी। तो ऐसे सारे सब्जेक्ट जो उस टाइम पर एग्जिस्ट नहीं करते थे पर फ्यूचर में आ सकते हैं, उन सभी सब्जेक्ट को हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने नाम दिया रेसिडुअरी सब्जेक्ट। क्या नाम दिया? रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स। और इन रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स पे लॉ बनाने की जो पावर है वो किसके पास है? हमारी यूनियन गवर्नमेंट के पास है। किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो यहां पर लॉ मेकिंग पावर सारी किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। अब अगर अभी कोई एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर कोई लॉ बनाना है तो क्या कोई स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है? नहीं बना सकती। वो कौन बनाएगी? रेसिडुअरी पावर्स। रेसिडुअरी सब्जेक्ट पे लॉ बनाने की पावर को क्या बोलते हैं हम? रेसिडुअरी पावर्स। तो रेसिडुअरी पावर्स किसके पास है? हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। अब ये जो तीनों लिस्ट है ना, इन तीनों लिस्ट में ही जो फाइनेंशियल रिलेशंस है ना उनको भी डिफाइन किया गया। उनको कैसे डिफाइन किया मैं बताता हूं। जैसे ये यूनियन लिस्ट है ना, इसी में कुछ फाइनेंशियल टैक्सेशन पॉलिसीज के भी सब्जेक्ट दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? टैक्सेशन सब्जेक्ट्स। मतलब फाइनेंशियल रिलेशंस का मतलब क्या कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेशन के सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर दिया। टैक्सेशन सब्जेक्ट्स को क्या कर दिया? सेपरेट कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है ना, टैक्सेशन सब्जेक्ट्स को। जैसे कि फॉर एग्जांपल यूनियन लिस्ट में क्या डाल दिया? इनकम टैक्स डाल दिया या कॉरपोरेशन टैक्स डाल दिया। कॉरपोरेशन टैक्स डाल दिया। अब ये कहां पर है? ये यूनियन लिस्ट में मेंशन है। तो इनकम टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स, ऐसे बहुत सारे टैक्स हैं जो कहां पर लिखे हुए हैं? यूनियन लिस्ट में लिखे हुए हैं। तो इनके ऊपर लॉ बनाने की पावर किसके पास जाती है? अगेन किसके पास? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। किसके पास जाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सेकंड, अब हम देख लेते हैं स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में भी कुछ टैक्सेशन के सब्जेक्ट्स मेंशन है। जैसे कि हमने देखा इनकम टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर इनकम। और जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग टैक्स हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग टैक्स। और भी बहुत सारे टैक्स है। अब ये सारे सब्जेक्ट्स कहां पर मेंशन है? स्टेट लिस्ट में मेंशन है। तो इनके ऊपर लॉ बनाने की पावर, या मान लीजिए अभी किसी भी सरकार को, किसी भी राज्य सरकार को हम उनके लैंड एंड बिल्डिंग टैक्स को इंप्रूव करना है, सॉरी इंक्रीज करना है, तो वो लॉ बनाएंगे। लॉ कौन बनाने की पावर रखता है? वो स्टेट गवर्नमेंट रखती है।
किसके पास होगी? स्टेट गवर्नमेंट के पास। और इस तरीके से जो हमारे फाइनेंशियल रिलेशंस है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, वो भी डिफाइन कर दिए। किस में डिफाइन कर दिए? इन तीनों लिस्ट में ही डिफाइन हो गए। ठीक है, उसके बाद तीसरा आता है हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस को कैसे डिफाइन किया गया। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस के लिए ना हमारे पास सबसे अच्छा एग्जांपल है सिविल सर्वेंट्स का। किसका? सिविल सर्वेंट, जिनको ब्यूरोक्रेट्स भी बोलते हैं ना, सिविल सर्वेंट्स। तो कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट आपस में एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कोलैबोरेट करेंगे, कैसे एक दोनों साथ मिलकर कोऑपरेट करेंगे। वो कैसे होगा कि जैसे मान लीजिए सिविल सर्वेंट्स, आपको पता है यूपीएससी एग्जाम लेता है, यूपीएससी एग्जाम लेता है तो उससे क्या बनते हैं? आईएएस और आईपीएस बनते हैं। अब जो यूपीएससी जो एग्जाम लेता है वो कौन से लेवल का एग्जाम है? वो स्टेट लेवल का एग्जाम है या सेंट्रल लेवल का एग्जाम है? सेंट्रल लेवल का एग्जाम है। और सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी, वो एग्जाम कंडक्ट करवाती है। अब उनको रिक्रूट तो कौन करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट आईएएस आईपीएस बनाती है ना, उनको वो रिक्रूट करते हैं। पर एक्चुअली जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो काम कहां पर करते हैं जाके? वो अलग अलग स्टेट्स में जाकर काम करते हैं ना। तो ये क्या है? एक कॉर्पोरेशन है कि कैसे जो है पावर्स को डिवाइड किया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट उनको रिक्रूट कर रही है, बट दे आर एक्चुअली वर्किंग इन वेरियस स्टेट्स, वो अलग अलग स्टेट्स में काम कर रहे हैं। और इस तरीके से जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस है ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिवाइड कर दिए गए। तो आई होप आपको इन दोनों के बीच में रिलेशंस कैसे हैं, तीनों डायमेंशन आपको बहुत अच्छे से समझ आई होंगी। अब यहां पर जब ये रिलेशंस, जब ये वाला पार्ट 11 और पार्ट 12 बनकर तैयार हो गया था ना, तो उस टाइम पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के दिमाग में एक क्वेश्चन आया, एंड दैट क्वेश्चन वाज कि आर ऑल स्टेट्स इक्वल बिफोर द सेंटर? मतलब कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या जो यूनियन गवर्नमेंट है, क्या वो सारे स्टेट्स को इक्वली ट्रीट करेगी? अब आप क्या बोलेंगे? हाँ, इक्वली ट्रीट करना चाहिए, अगर इक्वल ट्रीट नहीं किया तो डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा। पर ऐसा नहीं था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इस क्वेश्चन का जवाब दिया नो, कि हम सारे स्टेट्स को इक्वली ट्रीट नहीं कर सकते। तो अब हमें यही समझना है, और इसी से हमें क्या पता ही देगा, इसी से हमें क्या निकल के आएगा? एक कॉन्सेप्ट निकल के आएगा, किसका? असिमेट्रिकल फेडरलिज्म का। असिमेट्रिकल फेडरलिज्म का। अब ये कैसे आता है और ये होता क्या है, इसको हम थोड़ा अच्छे से समझेंगे। ठीक है ना? तो अब हम क्या समझने वाले हैं अबाउट असिमेट्रिकल फेडरलिज्म। ठीक है, तो क्या सारे स्टेट्स इक्वल है सेंटर के सामने? नहीं है इक्वल। अब ये क्यों होता है, ये क्वेश्चन क्यों किया जाता है और इसका आंसर नो क्यों दिया जाता है, सबसे पहले इसको समझेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इसका आंसर नो क्यों देती है? ड्यू टू द डाइवर्सिटी एग्जिस्ट इन द स्टेट्स, कि हमारे हर एक स्टेट में डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है। किसी स्टेट में हमारे पास ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा है, किसी दूसरे स्टेट में बहुत सारी डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं किसी स्टेट में। ठीक है, किसी स्टेट में वेरियस कल्चर्स हैं, अलग अलग तरह के कल्चर फॉलो किए जाते हैं। किसी स्टेट में बहुत तरह की रिलीजियस प्रैक्टिस एग्जिस्ट करती हैं, डिफरेंट रिलीजियस प्रैक्टिसेस एग्जिस्ट करती हैं, प्रैक्टिसेस। अब हर स्टेट को अगर हम एक ही तरीके से नापने लगेंगे, एक ही तरीके से ट्रीट करने लगेंगे, तो जो डाइवर्सिटी है क्या वो एग्जिस्ट कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि हम क्या करेंगे, हर स्टेट को उसकी स्पेशल नीड के साथ उसको ट्रीट करेंगे। मतलब जिस तरह की उस स्टेट की नीड होगी ना, हम उसी तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अरेंजमेंट्स बनाएंगे। इसका एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि एक एग्जांपल है हमारे पास नागालैंड का। किसका? नागालैंड। अब आपको पता है नागालैंड में कौन रहता है? नागा ट्राइब्स के लोग रहते हैं, नागा ट्राइब्स के लोग रहते हैं। ठीक है, तो कहानी स्टार्ट होती है, मान लीजिए पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो अपनी अमेंडमेंट की पावर को, लॉ मेकिंग पावर को यूज करते हुए वो कोई भी रिलीजियस प्रैक्टिस पर लॉ बना सकती है, किसी भी रिलीजियस प्रैक्टिस पर, या सोशल कस्टम ले लीजिए, कोई भी सोशल कस्टम पर लॉ बना सकती है। अब
जब पार्लियामेंट ये लॉ बनाएगी तो क्या ऑल ओवर द कंट्री इसको फॉलो किया जाएगा? ऑल ओवर द कंट्री इसको फॉलो किया जाएगा, नहीं फॉलो किया जाएगा? बिल्कुल फॉलो किया जाएगा, क्योंकि भाई पार्लियामेंट ने बनाया ना, वो तो पूरे देश के लिए बनाएगी। अब इसको अगर ऑल ओवर द कंट्री फॉलो किया जाएगा तो क्या ये, अगर ये सोशल प्रैक्टिसेस और रिलीजियस प्रैक्टिसेस और सोशल कस्टम अगर नागा ट्राइब के लोग फॉलो करेंगे तो क्या ये उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो जाएगा? क्योंकि नागा ट्राइब्स की जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस है वो इनसे बिल्कुल डिफरेंट होने वाली है, सोशल कस्टम्स उनके बिल्कुल डिफरेंट है, उनका जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो क्या यहाँ पर हमें स्पेशल अरेंजमेंट की जरूरत थी कि नहीं थी? बिल्कुल थी। तो यहाँ पर क्या करा पार्लियामेंट ने, क्या करा, नागालैंड का एग्जाम्पल लिया, उन्होंने क्या करा कि नागालैंड के लिए एक आर्टिकल 371 कॉन्स्टिट्यूशन में रख दिया, जहां पर नागालैंड को स्पेशल स्टेटस दिया गया। स्पेशल स्टेटस में क्या कहा गया कि अगर पार्लियामेंट रिलीजियस प्रैक्टिस से या सोशल कस्टम से रिलेटेड कोई भी लॉ बनाती है वो नागालैंड में अप्लाई नहीं हो सकता। कब तक अप्लाई नहीं हो सकता? जब तक नागालैंड की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसको एक्सेप्ट ना कर ले, जो सॉरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कह रहा हूं, लेजिस्लेटिव असेंबली जो है, जो वहां की विधानसभा है, जो वहां की लेजिस्लेटिव असेंबली है, अगर उन्होंने पार्लियामेंट के इस लॉ को एक्सेप्ट कर लिया, मान लिया, तो वो नागालैंड में अप्लाई होगा, वरना अप्लाई नहीं होगा। और इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं असिमेट्रिकल फेडरलिज्म। क्या बोलते हैं इसी को हम? असिमेट्रिकल फेडरलिज्म। मतलब कि जहां पर हम अलग अलग स्टेट्स को हम अलग अलग तरीके से उनकी स्पेशल नीड्स के हिसाब से हम उनको क्या देते हैं? स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट्स देते हैं, स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट्स प्रोवाइड करवाते हैं। और इसी प्रिंसिपल को क्या बोला गया? इसी प्रिंसिपल को बोला गया असिमेट्रिकल फेडरलिज्म। अब इसी के देखिए ए हटा दीजिए बस, तो क्या बनेगा? सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब होता है जहां पर सारे लोग इक्वल है। क्या यहाँ पर सारे स्टेट्स इक्वल है? नहीं है, तो इसी वजह से इसको क्या बोला गया? असिमेट्रिकल फेडरलिज्म। अब ये जो असिमेट्रिकल फेडरलिज्म का प्रिंसिपल था ना, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ही एग्जिस्ट करता है। 1950s में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट हुआ था ना, जो फोर्स में आ गया था, हमारी पूरी कंट्री ने उसको एक्सेप्ट कर लिया था, ये उसमें ही देखने को मिलता है। इसका एक और सबसे फेमस एग्जाम्पल है, वो है जम्मू एंड कश्मीर का, दैट इज आर्टिकल 370। आपने इसके ऊपर मूवी भी देखी होगी कि आर्टिकल 370 के अंदर जम्मू एंड कश्मीर को भी स्पेशल स्टेटस दिया गया था। क्यों दिया गया था? क्योंकि वहां की यूनिक हिस्टोरिकल अरेंजमेंट्स को लेकर, उनके साथ जो हम, जब वो इंडिया में इंटीग्रेट हुए थे, जब वहां पर राजा हरि सिंह थे, जब उन्होंने एक्सेप्ट किया कि ठीक है हम जम्मू एंड कश्मीर को इंडिया का पार्ट बनाएंगे, तो उन्होंने सिर्फ 3 सब्जेक्ट जो थे वो ट्रांसफर किए सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। डिफेंस हो गया, एक्सटर्नल अफेयर्स हो गया और कम्युनिकेशन हो गया। इन 3 सब्जेक्ट के अलावा जितने भी सब्जेक्ट होंगे वो जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट खुद डील करेगी। अब ये एक पूरा नया कॉन्स्टिट्यूशन अरेंजमेंट था, तो इस नए कॉन्स्टिट्यूशन, अब जम्मू एंड कश्मीर को अगर हमें अपने इंडिया में इंटीग्रेट करना था तो हमें उसको एक नई अरेंजमेंट देनी पड़ेगी ना। तो उसीलिए क्या लेकर आए थे वो? आर्टिकल 370 लेकर आई थी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जहां पर उन्होंने स्पेशल स्टेटस किसको भी प्रोवाइड किया था? जम्मू एंड कश्मीर को भी स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड किया था। और ऐसा नहीं है नागालैंड को, हमारी कंट्री के बहुत सारे स्टेट्स को स्पेशल स्टेटस दिया गया है, बहुत सारी रिजर्वेशंस दी गई है, ठीक है ना। तो आई होप अब आपको समझ आया होगा कि असिमेट्रिकल फेडरलिज्म क्या होता है। असिमेट्रिकल फेडरलिज्म का मतलब है कि जिस स्टेट की जिस हिसाब से नीड है, हम उस स्टेट को उसी हिसाब से डील करेंगे, उसी हिसाब से उसके लिए नए जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट्स बना दी जाएंगे। अब हमारे पास जो दूसरा हमें टॉपिक आज की वीडियो में समझना है, वो समझना है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का। कौन सा? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। अब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को समझाने के लिए ना मैं आपको 2 टाइमलाइन बताना चाहूंगा, 2 टाइमलाइन के बीच में कंपैरिजन करवाना चाहूंगा। तो सबसे पहली जो टाइमलाइन है ना, वो है हमारी 1952 से लेकर 1967 तक। तो 1952 से लेकर 1967 तक, और दूसरी टाइमलाइन हम कंपेयर करेंगे आफ्टर 1967, ठीक है। तो जो 1952 से 1967 तक, 1952 में हमारे इंडिया का फर्स्ट जनरल इलेक्शन होता है। फर्स्ट जनरल इलेक्शन, जो लोकसभा का इलेक्शन होता है ना, वो सबसे पहला कब होता है? 1952 में होता है।
ठीक है। अब जब ये इस पूरे फेज को ना बोला जाता है कांग्रेस सिस्टम। कांग्रेस सिस्टम, रजनी कोठारी की एक बुक है, उन्होंने इस पूरे फेज को किस में बोला गया? कांग्रेस सिस्टम बोला गया। कांग्रेस सिस्टम क्यों बोला गया? क्योंकि यहां पर आप देखोगे इस 15 साल में आप सेंट्रल गवर्नमेंट और मोस्टली स्टेट गवर्नमेंट में अगर आप देखोगे तो कौन सी पार्टी रूल कर रही थी? कांग्रेस पार्टी ही रूल कर रही थी। तो इसी वजह से इस पूरे सिस्टम को क्या बोला जाता है? इस पूरे डिकेड में इस वाले सिस्टम को क्या बोला जाता है? कांग्रेस सिस्टम बोला जाता है। इसमें एक एक्सेप्शन भी है। 1957 में जब हमारे यहाँ पे सेकेंड जनरल इलेक्शन हुआ तो केरला में कांग्रेस पार्टी रूल नहीं कर रही थी, वहां पर आई थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। और बस यही एक एक्सेप्शन था, बाकी जो था ना वो कांग्रेस सिस्टम, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम कांग्रेस पार्टी ही रूल कर रही थी। अब जब जो सेंटर स्टेट रिलेशंस थे, जो लेजिस्लेटिव रिलेशंस, बाकी सारे रिलेशंस थे, जब उनको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया गया तो ऑब्वियस सी बात है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आए, कुछ पॉलिटिकल टेंशंस हुई, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव टेंशंस हुए। अब क्या हुआ, 1952 से लेके 1967 तक जो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्फ्लिक्ट्स थे, पॉलिटिकल हो गए, एडमिनिस्ट्रेटिव हो गए, या मान लीजिए फाइनेंशियल ही हो गए। फाइनेंशियल इश्यूज थे, जो इश्यूज थे वो इंटर पार्टी में ही सॉल्व हो जाते थे। कैसे हो जाते थे? मतलब पार्टी का एक इंटरनल मैकेनिज्म होता था। भाई पूरी कांग्रेस पार्टी मान लीजिए एक साथ मीटिंग कर रही है, तो वहां पे अलग अलग स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स भी आए हुए हैं, तो वो इनफॉर्मल डिस्कशन से ही जो उनके पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल इश्यूज होते थे ना स्टेट गवर्नमेंट के सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, वो इंटरनल मैकेनिज्म से ही सॉल्व हो जाते थे। बट जो रियल, अब यहां पर तो फेडरलिज्म का टेस्ट ही नहीं हुआ ना। जो इंडियन फेडरलिज्म है यहाँ पर क्या है, यहाँ पे तो वन पार्टी का डोमिनेंस है ना, यहाँ पे वन पार्टी सिस्टम आप मान सकते हो, वन पार्टी डोमिनेटेड है। यहाँ पर सेंट्रल में भी कांग्रेस है और स्टेट में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार है। बट जो असली टेस्ट जो इंडियन फेडरलिज्म का होता है वो कब होता है? आफ्टर 1957 इंडियन फेडरलिज्म का क्या होता है? यहाँ पर टेस्ट होता है। कैसे? 1967 में हमारे इंडिया में 4th जनरल इलेक्शन होते हैं। क्या होते हैं? 4th जनरल इलेक्शन। और जब यहाँ पर 4th जनरल इलेक्शन होते हैं ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट में तो कौन रूल करता है? कांग्रेस पार्टी आती है। क्या आती है? कांग्रेस पार्टी आती है। और जो यहाँ पे पीएम बनती है वो कौन बनती है? इंदिरा गांधी यहाँ पर पीएम बनती है। बट स्टेट गवर्नमेंट में जो यहाँ पर मोस्टली स्टेट गवर्नमेंट किससे रूल होती है? पार्टी से रूल होती है। यहाँ पर वो सिचुएशन चेंज हो जाती है। स्टेट गवर्नमेंट में ऑलमोस्ट 9 स्टेट, और वो भी मेनली नॉर्दर्न बेल्ट के, जो ऊपर वाली बेल्ट के हमारे जो स्टेट है, जैसे कि यूपी हो गया, बिहार हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, ऐसे करके 9 स्टेट्स में किसकी सरकार बनती है? नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनती है, नॉन कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती, नॉन कांग्रेस। अब जो इश्यूज यहाँ पर इंटरनल मैकेनिज्म से सॉल्व हो जा रहे थे, कैसे हो जा रहे थे? इंटरनली जो सॉल्व हो जा रहे थे। अब वो जो मैकेनिज्म था ना वो यहाँ पर आके क्या पड़ गया? वीक हो गया। इंटरनल मैकेनिज्म यहाँ पे क्या हो गया? वीक हो गया। अब जो यहाँ पर जो छोटे छोटे इश्यूज थे, इंटरनल मैकेनिज्म क्या हो गया? वीकेंड हो गया। और जो यहाँ पे जो छोटे छोटे अब पॉलिटिकल इश्यूज थे, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज में जो कॉन्फ्लिक्ट था, जो फाइनेंशियल रिलेशन थे, वो बहुत ज्यादा डेटोरिएट होने लगे। क्योंकि यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो बहुत आरोप लगाने लगी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर कि वो सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी को प्रमोट कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? वो दिए गए कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट को पॉलिटिकल टूल की तरह यूज कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसको हम देखें तो सबसे पहला आता है हमारे पास प्रेसिडेंट रूल। क्या होता है? प्रेसिडेंट रूल। तो बहुत सारे स्टेट्स ने ये आरोप लगाया कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को कंट्रोल करने के लिए वहां पर क्या लगा रही है? प्रेसिडेंट रूल लगा रही है। तो प्रेसिडेंट रूल होता क्या है पहले ये समझ लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने प्रेसिडेंट रूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया था एज अ सेफ्टी वॉल्व। कैसा दिया था? एज अ सेफ्टी वॉल्व।
कि जब भी किसी स्टेट में मान लीजिए कि वहां पर जो टॉप कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है वहां पर कोई अथॉरिटी नहीं है, वहां पर वैक्यूम हो जाए, तो जिस टाइम पर वहां पर वैक्यूम है उस टाइम के लिए उस स्टेट को कौन संभालेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट संभालेगी, जिससे कि उस स्टेट में माल एडमिनिस्ट्रेशन या मिस गवर्नेंस ना हो, वहां पर उस स्टेट में सब कुछ खराब ना हो जाए, वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन की कोई भी टॉप अथॉरिटी ना होने की वजह से वहां पर एनार्की ना आ जाए। तो ये एज अ सेफ्टी वॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया था प्रेसिडेंट रूल। बट ऐसा बहुत बार आरोप लगाया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर कि वो इसको एज अ पॉलिटिकल टूल यूज करती है स्टेट गवर्नमेंट को कंट्रोल करने के लिए। जैसे कि अगर मैं आपको एक डेटा दूं तो 1967 से लेकर 1977 तक 39 टाइम्स जो प्रेसिडेंट रूल है उसको लगाया गया। किन स्टेट्स के ऊपर? इन 9 स्टेट्स के ऊपर बार बार जो है प्रेसिडेंट रूल को लगाया गया। और भी सारे जैसे कि कुछ फाइनेंशियल इश्यूज थे, उन फाइनेंशियल इश्यूज को लेकर भी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर बहुत सारे क्या लगे? आरोप लगे। जैसे कि उस टाइम पर एक कमीशन हुआ करता था, प्लानिंग कमीशन, जो कि क्या बनाता था? 5 ईयर प्लान्स बनाता था। प्लानिंग कमीशन जो पूरी कंट्री के लिए क्या बनाता था? 5 ईयर प्लान बनाता था। तो बहुत सारे स्टेट्स ने ये आरोप लगाए कि प्लानिंग कमीशन जो बहुत सारे प्रोग्राम्स और बहुत सारे 5 ईयर प्लान्स के अंडर जो प्रोग्राम्स और जो स्कीम्स निकालते हैं ना, उसमें जिन पार्टी की सरकार उन स्टेट्स में होती है वो उनको ज्यादा सपोर्ट करते हैं एज कंपेयर टू दीज 9 स्टेट्स। अब जो पहले इश्यूज यहाँ पर डिफरेंस क्या आया? जो इश्यूज यहाँ पर इंटरनली सॉल्व हो रहे थे वो यहाँ पर इंटरनली सॉल्व नहीं हो रहे थे। और इसी तरीके से जो हमारी डेमोक्रेसी है, जो हमारा इंडियन फेडरलिज्म है, उसको इवॉल्व होना पड़ा। और यहीं पे हमें नीड भी लगी। जो टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप थी उन्होंने सोचा कि अब जो इंडियन फेडरलिज्म है ना, इसको इवॉल्व किया जाए, इसको थोड़ा सा चेंज किया जाए। क्योंकि यहाँ पर सारी प्रॉब्लम किसकी थी कि यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है ना, वो किस में आ रही है? कॉन्फ्लिक्ट में आ रही है। बल्कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को एक साथ मिलकर चलना है। तो किस चीज की जरूरत थी? कोऑपरेशन की जरूरत थी। किसकी? कोऑपरेशन की जरूरत थी, डायलॉग की जरूरत थी, एक दूसरे से बात करना, एक दूसरे से इम्प्लीमेंटेशन, एक दूसरे से कंसेंसस की जरूरत थी, डायलॉग की जरूरत थी। और इसीलिए जो हमारा इंडियन फेडरलिज्म था वो इवॉल्व होता है किसकी तरफ? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की तरफ। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कॉन्फ्लिक्ट में आने की बजाय क्या करेगी? कोऑपरेट करेगी। क्या करेगी? कोऑपरेट करेगी। किसी भी इश्यूज को कैसे उसको रिजॉल्व करेगी? उसको कंसेंसस से, उसको डिस्कशन करके उसको रिजॉल्व करेगी। अब इसको कैसे इंप्लीमेंट किया गया कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को, अब हम वो समझते हैं। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई। क्या बनाई गई? कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई, कुछ प्लेटफॉर्म्स बनाए गए। और वो कैसे थे, इसको हम एग्जांपल की मदद से समझते हैं। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, इसके आप रीसेंट एग्जांपल समझ लीजिए। जैसे कि सबसे पहला एग्जांपल तो मैंने ले लिया जीएसटी काउंसिल। अब जो मैंने आपको बताया था ना कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में फाइनेंशियल रिलेशंस डिफाइंड थे। अलग अलग सब्जेक्ट जो है अलग अलग लिस्ट में मेंशन थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट इन सब्जेक्ट्स के ऊपर लॉ बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट इन सब्जेक्ट्स के ऊपर लॉ बना सकती है। बट आफ्टर 2016 जो एक नया टैक्स रिजीम आया हमारे इंडिया में, दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी को इंप्लीमेंट किया गया। यहाँ पर जो टैक्सेशन पॉलिसीज थी ना, वहां पर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को कोऑपरेट करने के लिए लेके आया गया। जैसे कैसे? क्योंकि देखो, जब फाइनेंशियल रिलेशंस यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट में दोनों मेंशन थे ना, तो बहुत सी टैक्स डिस्क्रिपेंसीज आ रही थी। जैसे कि मान लीजिए एक स्टेट में कोई सामान बन रहा है, मैन्युफैक्चर हो रहा है, और दूसरे स्टेट में उसकी पैकेजिंग हो रही है, और तीसरे स्टेट में जाके वो बिक रहा है। तो तीनों स्टेट जो थे ना, वो अलग अलग टैक्स लगाते थे। और इसी वजह से जो किसी भी प्रोडक्ट होता था, उसका प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाता था। और इसी वजह से क्या हो रहा था, वो हमारे यहाँ चीजें महंगी हो रही थी। तो इसका सॉल्यूशन लेकर आए क्या? जीएसटी काउंसिल। जीएसटी हमारे पूरे देश में इंप्लीमेंट किया गया, जिसका एक ही था कि यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर काम करेगी। कैसे करेंगे? मिलकर काम करेंगे। तो क्या यहाँ पर कॉपरेशन देखने को मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। कैसे? जीएसटी काउंसिल में अगर आप देखो
तो यहाँ पर इनके जो चेयरपर्सन होते हैं ना, वो होते हैं यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। कौन होते हैं? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। जैसे कि अभी कौन है? निर्मला सीतारमन जी। और जो बाकी सारे जीएसटी काउंसिल के मेंबर्स होते हैं ना, वो कौन होते हैं? जितने भी स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, स्टेट्स फाइनेंस मिनिस्टर। स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर इनके क्या होते हैं? इनके सारे मेंबर्स होते हैं। अब किसी भी प्रोडक्ट पर टैक्स बढ़ाना है या टैक्स स्लैब कम करना है या उसके टैक्स को बिल्कुल जीरो कर देना है, अब वो अकेला सेंट्रल गवर्नमेंट ये डिसीजन नहीं लेंगे। अब ये दोनों मिलकर, ये दोनों कॉर्पोरेशन से क्या करेंगे? कॉर्पोरेशन से ही जो टैक्स स्लैब है उसको कम करेंगे या ज्यादा करेंगे। तो क्या यहाँ पर कॉर्पोरेशन देखने को मिलता है? बिल्कुल देखने को मिलता है। क्या ये किसका एग्जाम्पल हो जाए? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एग्जाम्पल हो जाएगा। इसी से हम दूसरा भी देखते हैं। मैंने आपको बताया कि कैसे प्लानिंग कमीशन पर बहुत ज्यादा आरोप ये लगते थे कि यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी मनमानी करती है, अपनी फाइनेंशियल जो फंड को रिलीज करने में बहुत ज्यादा क्या करते हैं? प्रॉब्लम्स करते हैं, जहां पर उनकी पार्टी की सरकार नहीं होती। तो उसको चेंज किया गया। उसको चेंज करके क्या लेके आया गया? नीति आयोग। नीति आयोग का मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। पहले इसको किस नाम से जाना जाता था? प्लानिंग कमीशन के नाम से जाना जाता था, पर इसका नाम चेंज करके और इसके ऑर्गेनाइजेशन में कुछ चेंजेस लाकर 2015 में क्या बना दिया गया? इसे नीति आयोग बना दिया गया। अब यहाँ पर नीति आयोग के मेंबर्स कौन होते हैं? इसके जो चेयरमैन होते हैं ना, वो कौन होते हैं? खुद पीएम होते हैं, दैट इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और जो इसके बाकी सारे मेंबर्स होते हैं वो कौन होते हैं? सारे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स। चीफ मिनिस्टर्स। प्लानिंग कमीशन में जो प्लान्स बनाए जाते थे, जो 5 ईयर प्लान्स बनाए जाते थे, उनमें स्टेट्स के साथ कंसल्ट नहीं किया जाता था। उनमें स्टेट्स के लिए जो प्रोग्राम बनाए जाते थे ना, वो फिक्स कौन करता था? सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स करती थी। नीति आयोग ने इस चीज को आके बिल्कुल चेंज किया। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट को जो वो रिप्रेजेंट करते हैं, और भी सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स होते हैं, प्लस सारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स और वहां के चीफ सेक्रेटरीज जो होते हैं, वो सब आकर एक साथ बैठते हैं और हर एक स्टेट के लिए डिस्कशन से, इंटरप्रिटेशन से, पॉलिसी एनालिसिस करके हर एक स्टेट के लिए क्या बनाए जाते हैं? यूनिक सॉल्यूशंस लेके आए जाते हैं उनकी प्रॉब्लम्स के लिए। तो यहां पर भी अब जो पहले कैसा होता था, जैसे पहले कैसी टेंडेंसी थी? टॉप डाउन। पहले जो डिसीजन लिए जाते थे वो कहां पे लिए जाते थे? टॉप से डिसीजन लिए जाते थे और नीचे उनको बता दिया जाता था। इस टेंडेंसी को खत्म किया और यहाँ पर क्या लेकर आए? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कॉपरेशन लेके आए। तो नीति आयोग इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। इसका हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि इंटर स्टेट काउंसिल। इंटर स्टेट काउंसिल आफ्टर 1967 ऐसा बहुत देखा गया कि दो गवर्नमेंट के बीच में बहुत ज्यादा डिस्प्यूट्स हो रहे हैं। किस किस चीज से रिलेटेड डिस्प्यूट्स? जैसे कि टेरिटरी रिलेटेड डिस्प्यूट्स हो गए और वाटर रिलेटेड डिस्प्यूट हो गए। वाटर रिलेटेड डिस्प्यूट्स भी बहुत ज्यादा देखे गए। तो इन डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए पहले क्या करते थे? दोनों स्टेट गवर्नमेंट्स कॉन्फ्लिक्ट में आ जाती थी, लड़ाई होती थी। वो अपनी इस बाउंड्री को मानते थे, वो उस बाउंड्री को मानते थे, पर इस चीज का सॉल्यूशन क्या था? डिस्कशन। तो उसके लिए क्या बनाया गया? इंटर स्टेट काउंसिल्स बनाई गई, जहां पर, और इसको हेड कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई एक मिनिस्टर इसको हेड करते हैं, या उनके कोई एडमिनिस्ट्रेटिव जो पोस्ट पर होते हैं, चीफ होते हैं, वो इसको हेड करते हैं। और यहां पर क्या बोला गया कि अब दोनों स्टेट की जिन भी स्टेट्स के बीच में टेरिटरी डिस्प्यूट है या वाटर रिलेटेड डिस्प्यूट है, अब वो कैसे रिजॉल्व होगा? डिस्कशन के थ्रू रिजॉल्व होगा। और इसका एक और सबसे बेस्ट एग्जांपल देखा जाता है हमारे यहाँ कोविड-19 का एग्जांपल, कि कैसे कोविड-19 में हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने मिलकर काम किया और इतनी बड़ी आपदा, इतना बड़े डिजास्टर को उन्होंने बहुत हद तक मिटिगेट कर दिया, बहुत हद तक उसको अच्छे से कंट्रोल किया, बहुत अच्छे से उसको उसके लिए जो पॉलिसीज थी, जो हेल्थ रिलेटेड पॉलिसीज थी, जो वैक्सीन रिलेटेड पॉलिसीज थी, उसको इंप्लीमेंट किया गया। और इस तरीके से जो हमारा फेडरलिज्म था, इंडियन फेडरलिज्म, वो किस में इवॉल्व हो जाता है? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में इवॉल्व हो जाता है। और यहाँ पर ये किस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और कोई भी दो स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट से किस में लेके आता है? कोऑपरेशन में लेकर आता है।
और जो हमारा असिमेट्रिकल फेडरलिज्म था वो क्या करता है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, उसका ऑब्जेक्टिव था कि कैसे हमारे पूरे इस डाइवर्स कंट्री को एक साथ रखा जाए। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और अगर आपको कोई चीज नहीं समझ आई है तो आप कमेंट में जरूर पोस्ट करें, मैं आपका आंसर दूंगा। थैंक यू।